हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ आपको उम्दा कंटेंट भी देता है। तो जब कंटेंट आपको इतना अच्छा मिल रहा है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई जा रही है और वो भी 100% फ्री, तो इसका लाभ उठाइए और हमारे साथ बने रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का मैग्नेट बेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन, आपका पेपर नंबर 5। तो अभी तक हमने 4 पेपर किए, आज हम 5 पेपर कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ सामान्य निर्देश के साथ में। क्या दिया है? सबसे पहले समय है 3 घंटे का, आपका पूर्णांक है 80 मार्क्स का, यानी कि टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा में। सारे ही प्रश्न करने हैं, यानी इसके अंदर पूरे टोटल 17 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पूरे टोटल सारे प्रश्न करने हैं और क्रम से करने हैं, यानी 1 से लेकर 17 तक के पूरे आप सीक्वेंस में क्वेश्चंस करेंगे। खंड आ आपका बहुविकल्पीय है पूरा। तो खंड आ में आपके सामने 10 प्रश्न रखे गए हैं, जिसके अंदर 49 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जहां कहीं जैसे विकल्प दिए हैं उसके हिसाब से आप 40 प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर आते हैं खंड बा। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 17 तक आपके पास वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे खंड बा में। टोटल सब्जेक्टिव है, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको डिटेल में देना है। इसमें लेखन कार्य भी आएगा आपका, जिसमें आपके दोनों बुक और लेखन के संबंधित कार्य रहेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हर प्रश्न के साथ आपके पास विकल्प मौजूद हैं, बहुत सावधानी से इनको हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास खंड आ का जो पहला प्रश्न है वो है अपठित गद्यांश। हमें एक गद्यांश रखा गया है, उस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को आप लोग कहते हो कि हम कैसे करें। सिंपल है इसका तरीका, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप चीज़ों को उतना समझने कि आपके अंदर हैबिट बढ़ती जाएगी, आपको एबिलिटी आ जाएगी कि आप अब समझ रहे हो चीज़ों को। और साथ ही साथ एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जितने कंसंट्रेशन के साथ आप गद्यांश पढ़ोगे उतनी आसानी से आंसर्स निकाल लेंगे आप। क्या है देखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनके सोजे वतन कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। सरकारी कोप से बचने के लिए उर्दू अखबार जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद उपनाम सुझाया। यह नाम उन्हें इतना पसंद आया कि नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद हो गए। हिंदी पुस्तक एजेंसी की एक प्रेस कलकत्ता में भी थी, जिसका नाम वणिक प्रेस था। इसके मुद्रक थे महावीर प्रसाद पोद्दार। वे प्रेमचंद की रचनाएं बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद बाबू को पढ़ने के लिए दिया करते थे। एक दिन पोद्दार जी शरद बाबू के घर गए। वहां उन्होंने देखा शरद बाबू प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ रहे थे जो बीच में खुला हुआ था। पोद्दार जी ने उसे उठाकर देखा तो उपन्यास के एक पृष्ठ पर शरद बाबू ने उपन्यास सम्राट लिख रखा है। बस यहीं से पोद्दार जी ने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र लिखना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से जो उपन्यास सम्राट बने प्रेमचंद जी और कैसे नवाब राय से उनका नाम जो है वो प्रेमचंद है। एक्चुअल नेम से नवाब राय से लिखते थे, नवाब राय से प्रेमचंद के नाम पर भी वो लिखने लगे थे। अब इसमें प्रश्न देखिए क्या है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था और वे किस नाम से उर्दू में लिखते थे। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, और वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। तो सही ऑप्शन है हमारा कहा। नेक्स्ट आते हैं, प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक किसने जब्त कर ली थी। तो किसने करी थी? सोजे वतन अंग्रेजी सरकार ने जब्त करी थी। तो सही क्या है? सोजे वतन पुस्तक अंग्रेजी सरकार ने जब्त करी थी। नेक्स्ट आते हैं, धनपत राय को प्रेमचंद का नाम किसने और क्यों दिया। तो किसने दिया था? वो था मुंशी जी ने दिया था। तो क्या था? मुंशी दया नारायण निगम जी ने दिया था उनको मुंशी। तो क्या है? ने उन्हें सरकारी कोप से बचने के लिए दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि सरकारी लोग जो है उनकी सारी पुस्तकों को जब्त कर लेते थे, इसलिए उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, हिंदी पुस्तक एजेंसी की प्रेस का क्या नाम था और वह कहाँ थी। कौन सा नाम था? वणिक प्रेस थी और वो कहाँ थी? कलकत्ता में।
नेक्स्ट है इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये प्रेमचंद जी के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें, कई नाम दिए हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। ये एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि लास्ट में उनका नाम क्यों उपन्यास सम्राट पड़ा ये चीज भी बताई गई है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पर हमारे सामने 2 काव्यांश दिए गए हैं। दोनों काव्यांशों में से आपको सिर्फ एक काव्यांश करना है। काव्यांश में पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों ही प्रश्न हमें करने हैं। जो भी आप गद्यांश करेंगे उसके काव्यांश करेंगे उसका प्रश्न आपको करना है। तो ये 5 मार्क्स का हमारे प्रश्न रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला काव्यांश। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, तो पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तृणीण हुए, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम्भ साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, वह निर्बंधित बंधी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उद्धति पार, मन ही मन में ही रही स्वयं हो गए उसी से निराकार, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। तो मतलब यहाँ पर ऐसे महान लोगों की बात करी गई है जो किसी की, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कोई पब्लिसिटी पाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत करके काम करी, ना वो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे थे, ना किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे थे। वो अपने देश के लिए काम कर रहे थे, अपने, चूंकि उन्हें वो कर्म करना है इसलिए कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की बात यहाँ पर करी गई है। तो देखिए क्या है, पूर्ण काम से कवि का क्या आश्रय है। सफल, इच्छा पूर्ति, पूरा काम, जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हूं। तो यहाँ पर पूर्ण काम से तात्पर्य है जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। कवि उन असफल व्यक्तियों को प्रणाम करता है जो, अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत से लोग ऐसे हुए जो असफल भी रहे, तो उनको क्यों प्रणाम कर रहा है, कारण क्या है। देखिए, कर्तव्य के प्रति पूर्णता समर्पित होने पर भी सफल नहीं हो सके, लापरवाही से कार्य करते रहे, लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता नहीं रखते, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण डरकर बैठ गए। तो उन लोगों को भी जो असफल हुए उनको क्यों प्रणाम कर रहा है, क्योंकि कर्तव्य के प्रति पूर्णता समर्पित होने पर भी वह सफल। भाई ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम पूरी तरीके से हर एक मेहनत करते हैं लेकिन तब भी वो काम पूर्ण नहीं होते। तो इस कंडीशन में क्यों, मतलब उन्होंने प्रयास तो पूरा किया मगर नहीं सफल हो पाए तो क्या हुआ, तो इसलिए उनको वो प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं हो गए उसी में निराकार, पंक्ति का क्या आश्रय है। तो नैया लेकर निकले और स्वयं उसी में हो गए निराकार, इसका क्या तात्पर्य है। आकार रहित हो गए, कर्तव्य के समुद्र में डूब गए, नाव लेकर वापस आ गए, दुस्साहस बड़ी यात्रा करते रहे। तो यहाँ पर तात्पर्य है वो है कर्तव्य के समुद्र में डूब गए, अर्थात क्या है, उनका जो कर्तव्य था वो करते करते ही उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। उन्होंने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि नहीं भाई मैं अब नहीं कर सकता, मेरा ये काम नहीं है। वो अपने कर्तव्य का निर्वाह हमेशा करते रहे। विज्ञापन से दूर रहने वालों को क्या नहीं मिलता, सफलता, पैसा, लोकप्रियता या सही मार्ग। तो जो विज्ञापन से दूर रहते हैं उन्हें लोकप्रियता प्राप्त नहीं होती। तो मतलब यहाँ पे उन लोगों ने काम इसलिए नहीं किया कि उनको विज्ञापन करके, जैसे आजकल लोगों का है कि भाई कोई भी काम करेंगे तो रील बना के डाल देंगे। तो भाई ये चीज़ नहीं है, हम काम कर रहे हैं, ये हमारे दिल का सेटिस्फेक्शन है, हम लोगों को दिखाने के लिए ये कार्य नहीं करते हैं। त्रुरीर शब्द का अर्थ क्या है, तीर, तरकश, पात्र या लिफाफा। तो यहाँ पर त्रुरीर शब्द का अर्थ है तरकश। जहाँ पर आप देखते हैं जो माइथोलॉजिकल सीरीज वगैरह आप देखते होंगे, जो पीछे रहता है ना तरकश, जिसमें बाण रखे जाते हैं, निकाल निकाल के धनुष बाण से चलाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं तरकश। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे काव्यांश में। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब वे वक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है,
क्षिप्त गति अलग है, क्षिप्त तो वह है जो सही क्षण में सजग है। मतलब यहां पर बताया क्या गया है, हमारे पास जब मौके आते हैं तो हम उस वक्त आराम से सो रहे होते हैं, हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते, और समय निकल जाने के बाद अरे पीटते रहते हैं, अरे यार इस समय काम कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो वो जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन से हमें नहीं आना चाहिए। हमें सही समय पर काम करना चाहिए। सही जगह है, सही समय है, उस जगह जो काम हमें करना है वो हमें करना चाहिए। ये नहीं कि जो समय है उस समय में हम काम ना करके बाद में काम कर रहे हैं, तो जब समय निकल गया तो फिर उसके बाद वो चीज़ें हमारे हाथ नहीं आ सकती हैं। तो सही समय पर उचित कार्य करना चाहिए, ये बताया गया। भाई सूरज में भाई संबोधन किस प्रकार का है? औपचारिक, आदर सूचक, श्रद्धा सूचक या आत्मीय? तो जाहिर सी बात है भाई जो है वो एक आत्मीय है। हम जिसको बहुत ज्यादा अपनी क्लोज मानते हैं उसी के लिए हम आत्मीय, बहुत ही जैसे अरे भाई चलो करते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हो ना, वो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, उनको बोलते हो, तो वो हमारा क्या हो गया? आत्मीय है, मतलब बहुत ही क्लोज है। सोया हुआ आदमी किसमें खोया पड़ा है? थकान में, सच से दूर, सपनों में, आलस्य में या मक्कारी में? तो किसमें सोया पड़ा है? वो है वो सच से दूर, सपनों में। रियलिस्टिक नहीं हो कि वो और फ्यूचर के सपने बो रहा है, कर रहा है। अरे जो सामने है, वर्तमान है, उसमें जियो, उसमें कर्म करो और भविष्य आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, वक्त पर ना जागने से क्या होता है? जब हम वक्त पर नहीं जागते तो क्या होता है? अवसर निकल जाएगा, दूसरों का पीछा करेगा, पछताएगा, घबरा के भागेगा। तो यहाँ पर वक्त निकल जाने पर क्या होगा? वो घबरा कर भागेगा उस काम को करने के लिए, लेकिन समय तो निकल गया, क्या वो काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्षिप्त गति शब्द का अर्थ क्या है? धीमी चाल, घबराई चाल, तेज चाल या प्रतिस्पर्धी चाल? तो सही क्या है? वो है घबराई चाल। मतलब जब हमसे कोई चीज छूट जाती है तो जैसे ट्रेन छूटने वाला होता काम होता है ना, वो हमारी क्या होती है? क्षिप्त गति होती है, यानी कि हम घबरा के बस दौड़ रहे होते हैं किसी तरह ट्रेन हम अपनी पकड़ लें, वो चीज। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सोते रहना उचित नहीं है, घबरा कर भागना नहीं चाहिए, सच से बेखबर नहीं रहना चाहिए, सही क्षण की पहचान करके अपना काम बना लेना चाहिए। तो हमें क्या इससे शिक्षा मिलती है कि सही क्षण की पहचान करके अपना काम बना लेना चाहिए, यानी कि जो सही समय है उस समय पर हमें वो कार्य करना चाहिए। और भाई दूसरा वक्त आएगा तब हम करेंगे, दूसरा वक्त आएगा तब हम करेंगे, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। चलिए, काव्यांश हो गया। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट सेक्शन में, खंड आ के तीसरे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 ये हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार और अर्थ के आधार पर वाक्य, ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आए हम प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स ईच रहेगा। क्या दिया है? सा उपसर्ग से बना शब्द है। अब यहाँ पर कई सारे दिए हैं, आपको बताना है सा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। सम्यक, समय, सन्यासी, साकार। तो यहाँ पर जो सही बना है वो है आपका साकार। सा प्लस आकार हुआ साकार। नेक्स्ट आते हैं, अध्यक्ष में उपसर्ग है। अध्यक्ष का विसर्ग करेंगे, क्या होगा? अधि प्लस अक्ष। तो अध्यक्ष में उपसर्ग क्या हुआ? अधि। नेक्स्ट आते हैं, प्यासा में प्रत्यय है। अब प्यासा में प्रत्यय क्या होगा? पहले मूल शब्द अलग करो, आपको प्रत्यय अपने आप मिल जाएगा। प्यासा तो क्या है? प्यास। प्यास हमारा मूल शब्द है और आ हमारा प्रत्यय है। फिर आते हैं, आनी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। अब आपको बताना है जो आनी से नहीं बना है। तो यहां पर देख रहे हैं जेठानी, बेईमानी, देवरानी, मेहतरानी। अब अलग करो, जेठ प्लस आनी जेठानी, फिर ये देवर प्लस आनी देवरानी, मेहतर प्लस आनी मेहतरानी। तो यहां पर क्या है? बेईमानी शब्द जो है वो आनी से नहीं बना, क्योंकि मूल शब्द इसमें क्या है? बेईमान। मतलब देखिए यहां पर जो बना है, यहां पर बे हमारा उपसर्ग है, ईमान हमारा मूल शब्द है और ई हमारा क्या? प्रत्यय। देखिए इसको ऐसे समझिए, बे प्लस ईमान प्लस ई, तो ये होता है हमारा बेईमानी। तो ये हमारा जो है ई प्रत्यय से बना है,
आनी प्रत्यय से नहीं बना है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? बेईमानी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उल्लंघन में उपसर्ग है। अब आपको उपसर्ग बताना है, तो यहां पर उल जो है वो हमारा उपसर्ग है और घन हमारा मूल शब्द होगा। ये देखिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहां पर समास आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच रहेगा। देखिए क्या है, देश विदेश का विग्रह कर समास का नाम बताइए। देश विदेश, तो यहां पर अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश और विदेश। तो क्या हुआ? देश और विदेश द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं, चतुर्भुज का विग्रह कर समास का नाम बताइए। चतुर्भुज, तो 4 भुजाएं हैं जिसकी। अब 4 भुजाएं स्क्वायर की भी होती हैं, देवताओं की भी 4 भुजाएं होती हैं, तो ये हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात द्विगु समास या 4 भुजाओं का समाहार हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट आते हैं, भारत रत्न का विग्रह कर समास का नाम बताइए। भारत रत्न, तो अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भारत का रत्न। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। का शब्द आ रहा है, का हमारा कौन सा कारक है? वो है संबंध कारक। तो सही क्या हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। ये एकदम सही ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नील कमल का विग्रह कर समास का नाम बताइए। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल है हमारा क्या? विशेष, और उसकी विशेषता बता रहे हैं नील। तो ये हमारा क्या हो गया? एक कर्मधारय समास। यहां हो गया नीला है जो कमल, अर्थात कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, कमल नयन विग्रह कर समास का नाम बताइए। नयन हमारा क्या है? विशेष्य है। किसके समान है? कमल के समान है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्मधारय, यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन। तो ये सही हमारा क्या हुआ? वो है कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5। यहां पर अर्थ की दृष्टि से के आधार पर हमें जो भेद हैं उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 में से 4 प्रश्न हमको करने हैं। ठीक है, और ये हमारे रहेंगे 4 मार्क्स के। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो क्या है? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सीधी सी बात है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। सही ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, शायद आज भी वर्षा ना हो। अर्थ के आधार पर, अब शायद, अब हम कंफर्म नहीं है, जहां पर हम श्योर नहीं होते वो हमेशा हमारा क्या रहता है? संदेहवाचक वाक्य। तो यहां पर क्या हुआ? संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, राजीव विद्यालय जाता है। अभी क्या करना है? आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। अब क्या है? राजीव विद्यालय जाता है, तो क्या हुआ? ये एक विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। अब इसमें हमको क्या करना है? आज्ञा देनी है। तो अगर हम किसी को आज्ञा देंगे, राजीव को आज्ञा देंगे विद्यालय के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? राजीव विद्यालय जाओ। उस कंडीशन में हमने क्या दे दिया? आज्ञा दे दी। तो ये वाक्य क्या बदल गया? आज्ञावाचक वाक्य में। तो सही देखिए यहां पर क्या होगा? राजीव विद्यालय जाओ, ये एकदम परफेक्ट जो है आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, श्याम बैठ कर पढ़ो। इच्छावाचक वाक्य में बदलिए। अब श्याम बैठ कर पढ़ो, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। अब बदलना किस में है? हमें इच्छावाचक में। तो कैसे? देखिए यहां पर ऑप्शन दिया है, देखें तो क्या है? श्याम बैठ कर पढ़ता है, श्याम बैठ कर नहीं पढ़ता है। भगवान करे श्याम बैठ कर पढ़े, क्या? श्याम बैठ कर पढ़ता है। तो सही ऑप्शन हमारा पास में क्या रहेगा? वो है हमारा गा। भगवान करे श्याम बैठ कर पढ़े, हम ऐसी इच्छा कर रहे हैं ईश्वर से कि वो बैठ जाए और तब पढ़े। नेक्स्ट है, मीरा पढ़ती तो पास हो जाती। अर्थ के आधार पर बताइए। तो अब यहां पर 2 क्रियाएं हैं। एक क्रिया दूसरे की तरफ संकेत कर रही है, बता रही है, पहली क्रिया दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर पहली क्रिया तभी संपन्न होगी जब दूसरी क्रिया हुई होती। तो यहां पर मीरा पढ़ती तो पास हो जाती। अगर वो अच्छे से पढ़ती, ये पहली क्रिया ये करी होती, तो दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती। तो ये सीधे क्या है? डिपेंड है। और एक क्रिया दूसरे पर जो है संकेत कर रही है, तो सीधे सीधे ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य पहचानने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूं। इसमें हमेशा 2 क्रियाएं रहेंगी और एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड रहेगी।
अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर अलंकार पर आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए। इनमें से 4 प्रश्नों को करेंगे और ये जो है 4 मार्क्स का हमारा ये प्रश्न रहेगा, 1 मार्क्स ईच रहेगा। तो देखिए क्या है, सपनों के गुब्बारे फोड़ती सुबह में अलंकार क्या है। अब क्या है, सपनों के गुब्बारे फोड़ती सुबह, इसमें अलंकार जो है वो है हमारा रूपक अलंकार। कैसे है, सपने भी सुबह उठते ही चले जाते हैं और गुब्बारे भी फूट जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में एकता व्यक्त कर दी गई है, इसलिए ये एक रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सा विस्तृत और अतः एक निर्वासित का उत्साह में अलंकार क्या है। सिंधु सा विस्तृत यानी सिंधु जैसा बड़ा, तो जहां पर हम क्या बता रहे, उपमा, जहां पर सा सी से संचरित, यहाँ सिंधु के समान जो है उसको बताया गया है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ पर अलंकार है रूपक। कैसे है देखिए, चंद्रिका और चादर, चंद्रिका मतलब होता है चांदनी, और पूरे वातावरण में वो चांदनी कैसे फैली है, जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। तो चादर और चंद्रिका के बीच की एकता बता दी गई है, उसके बीच की जो भिन्नता थी इनको अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उसको इतना गुस्सा आया कि जो है उसका एकदम शरीर कांपने लगा, मानो जो है गुस्से के मारे जो है सोता हुआ समुद्र जो है वो जाग गया हो। तो मानो यहाँ पे सपोज करो कि ऐसा हुआ, तो जहां पे आपसे सपोज करने की बात कही जाती है वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार की हमने पहचान भी बताई है, जानो, मानो, जनहु, मनु जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मानो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो सीधे हमने यहाँ क्या कर लिया, ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, नंबर आते हैं 5 पे, रावणु रथि विरथ रघुवीरा में अलंकार क्या है। रावणु रथि विरथ रघुवीरा, तो यहां पर रावण की आवृत्ति के कारण सूक्ति में सुंदरता आ रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए, अब यहां पर हमारा व्याकरण खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। यहां पर हमारी हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उस पर आधारित जो हमारे, अब क्षितिज बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड, काव्य खंड। तो सबसे पहले हम गद्य खंड जितने भी पाठ हैं उन पाठों में से एक गद्यांश यहाँ ले रहे हैं, और उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश देखते हैं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट में वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर में बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र के फटे जूते से जो है ये गद्यांश लिया गया है कि यहाँ पर हमारे लेखक यानी कि हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रेमचंद जी ने जो फोटो खिंचाई उसमें जो उनका जूता फटा था उसको उन्होंने छिपाने की बात तो दूर, अरे वो चाहते तो किसी का जूता मांग कर ही फोटो खिंचा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस पे आधारित देखिए प्रश्न क्या है, गद्यांश में लेखक ने प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित किया है, किस नाम से संबोधित किया है, वो है आपका साहित्यिक पुरखे के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट आते हैं, जरा लज्जा, संकोच और झेप किसे नहीं आती। लेखक को, प्रेमचंद को, फोटोग्राफर को, या का और खा दोनों सही है। तो जिसको नहीं आती वो है प्रेमचंद जी, क्योंकि प्रेमचंद जी ने कुछ ऐसा नहीं सोचा और फटे जूते में ही फोटो खिंचवा ली थी। नेक्स्ट आते हैं, फोटो में फटे जूते से क्या बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। अंगुली, अंगूठा, काखा दोनों, या इनमें से कुछ नहीं। तो क्या दिख रहा था, वो दिख रहा था उनके पैर की अंगुली दिख रही थी।
लेखक ने अंगुली ढकने के लिए क्या उपाय समझाया? क्या चीज उन्होंने बोली थी कि तुम इससे ढक सकते थे? जूता सिलवाने का, धोती बांधने का, धोती नीचे खींच लेने का, या गमछा डालने का? तो उन्होंने उपाय क्या सुझाया था? वो था थोड़ा धोती नीचे खींच लेते। प्रेमचंद के चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास क्या दर्शाता है? उनकी निर्धनता, उनका साहित्य लेखन, उनका दिखावटीपन, उनकी सादगी। तो क्या दिखाता है? वो है उनकी सादगी को दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास में क्या है, जो हमारा गद्य खंड है उस पर आधारित पूरे 2 प्रश्न पूछे गए। इन दोनों ही प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं और ये रहेंगे हमारे 2 मार्क्स के। क्या है? लेखक के अनुसार सुख किसके भोग से मिलता है? तो किसके? उपभोग, मीठा, नमकीन या विश्राम? तो सुख जो मिलता है वो किसके भोग से मिलता है? वो है उपभोग से। किसी चीज को हम जितना इस्तेमाल करते हैं उसी से हमें सुख प्राप्त होता है। अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है? अब आपको बताना है कौन सी पुस्तक है जो श्यामाचरण दुबे द्वारा नहीं रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा। तो जो नहीं रचित है वो है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। ये श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है। अब आ जाते हैं हम काव्य खंड पे। तो काव्य खंड पे यानी क्षितिज बुक का जो काव्य खंड है ना, उन सभी पाठों में से कोई भी एक पाठ से कुछ पंक्तियां यहाँ रखी जाएंगी, उन्हें हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो यहाँ क्या दिया है देखिए, पहला जो आ रहा है यहाँ पर पंक्तियां हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये ललद के वाक्य से हैं। ठीक है, ललद के जो वाक्य हमने पढ़े थे उनमें से। तो उन्होंने बोला, क्या दिया है, अगर हम सब चीज का उपभोग करते रहेंगे तो क्या होगा, हम जो है वो कुछ पाएंगे नहीं, और अगर हम नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम अहंकारी बन जाएंगे। अरे मैंने नहीं इस्तेमाल किया, हमारे अंदर अहंकार आ गया कि नहीं हमने दूसरों के लिए दे दिया, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर क्या है, सम खाएगा तभी, यानी कि तुम उपभोग भी करोगे और दूसरों को दान भी करोगे, तो तुम तभी जो है संभावी बन पाओगे, और तभी तुम्हारे मन के अंदर के जो द्वार हैं वो खुलेंगे, अर्थात ना अहंकार आएगा और ना ही तुम ज्यादा उपभोगी बन पाओगे। तो तुम्हारा हृदय जो है वो तब शुद्ध रहेगा दूसरों के लिए। नेक्स्ट आते, इसमें अब हमारे पास प्रश्न है, क्या है, प्रथम पंक्ति में खाने के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया? उन्होंने बोला ना खा खा के, तो इसने खाने किस ओर संकेत किया है? बहुत अधिक भोजन करने की ओर, सांसारिक वस्तुओं का भोग करने की ओर, बहुत अधिक सोने वाले लोगों की ओर, अकर्मठ व्यक्तियों की ओर। तो यहाँ पर जिसके लिए किया जा रहा है इशारा खाने के लिए, वो है सांसारिक वस्तुओं के उपभोग करने से। संसार में बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, तो यहाँ खाने से तात्पर्य उन्हीं चीजों का लिए है। ना खाकर बनेगा अहंकारी से क्या अभिप्राय? ना खाकर बनेगा अहंकारी, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा सांसारिक भोगों का पूर्णता त्याग करने से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, बहुत दिनों तक भूखा रहने के बाद व्यक्ति को घमंड आ जाता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो है हमारा का, यानी कि सांसारिक भोग जो हैं, जितने भी भोगों को पूर्णता अगर हम त्याग कर देते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमने उपभोग नहीं किया, हमने सब त्याग कर दिया। तो वो एक जो अहंकार आ जाता है वो उससे तात्पर्य है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तीसरा है, सम खा के माध्यम से मनुष्य को किस मार्ग पर चलने का संदेश दिया जा रहा है? सम खा के किस मार्ग पर चलने की बात कही जा रही है? सांसारिक भोगों में लिप्त रहना, सांसारिक भोगों का त्याग करना, बहुत अधिक भोजन करना, सांसारिक भोगों में ना पूरी तरह लिप्त रहना और ना उनका पूर्णता त्याग करना। तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो है आपका सांसारिक भोगों में ना पूरी तरह लिप्त रहना और ना उनका पूर्णतः त्याग करना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या अभिप्राय है? इसका क्या मतलब है? दरवाजा खुलना, प्रज्ञा का या ज्ञान चक्षुओं का खुलना, परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुलना, या संसार से विदा लेना। तो बंद द्वार की सांकल खुलने से तात्पर्य है
प्रज्ञा या ज्ञान चक्षु का खुलना, यानी कि तब तुम्हें संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मध्यम मार्ग अपनाने से व्यक्ति में क्या परिवर्तन होगा। अब तुम मतलब ना तुम पूरी तरीके से भोग करोगे और ना ही पूरी तरीके से चीजों को त्याग करोगे, तो भोग भी करोगे और जो है वो त्याग भी करोगे। जब दोनों काम करोगे यानी कि सम रूप में चलोगे, तब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। तो क्या है, वह त्यागी हो जाएगा, अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। मध्यम मार्ग अपनाने से मनुष्य की चेतना का विकास होगा, का और गा। तो सही ऑप्शन जो है वो है हमारा गा, यानी कि मध्यम मार्ग जब हम अपनाते हैं तो मनुष्य की जो चेतना है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, सही अच्छे क्या ज्ञान, ये सभी चीजों की हमें अच्छे से जानकारी हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10, यानी खंड आ का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर काव्य खंड आधारित जितने भी पाठ हैं उनमें से 2 प्रश्न लिए जाएंगे। इन दोनों ही प्रश्नों को आपको करना है और ये हमारे रहेंगे 2 मार्क्स के। तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, मेघ बरसने पर किसका आपस में मिलन हुआ। जब मेघ बरसे तो आपस में किसका मिलन हुआ था? धरती और बादल का, धरती और आसमान का, धरती और पक्षी का, आसमान और बादल का। तो ये मिलन हुआ था आपका धरती और बादल का। भाई धरती के ऊपर वो बादल बरसे तो उन दोनों का मिलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मेघ के स्वागत की तुलना किससे करी है। अब मेघ आए थे, मेघों के स्वागत की बात हो रही थी, लेकिन उसको तुलना किस चीज से करी थी। जैसे क्या चीज उन्होंने बोली थी, जैसे 1 साल बाद कोई दामाद अपनी ससुराल आता है तो उसका स्वागत किया जाता है, तो उसी से किया था। तो यहाँ सही क्या है, दामाद के स्वागत से तुलना करी है। अब हम आ गए अपने खंड बा पे। खंड बा हमारा वर्णात्मक है, यानी कि यहाँ पर हम जितने भी आंसर्स हमको देने हैं ये पूरा डिटेल में हम देंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आपकी वर्ड लिमिट्स, यानी कि जहाँ पर भी आपको वर्ड लिमिट्स दी जा रही हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। ये जो वर्ड लिमिट है इनको बहुत ध्यान से आपको करना है, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इन लिमिट्स के बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हो तो एग्जामिनर नहीं देखेगा। या अभी तो आपके जैसे इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जब आप अभी से आदत नहीं डालोगे तो बोर्ड एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपकी आदत वर्ड्स के अंदर बंधने की नहीं आ पाएगी। तो ये अभी से आपको करना शुरू करना है कि वर्ड जितने दिए गए हैं उन्हीं के अंदर आपको आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है वो क्या है हमारे पास में, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से। हमारा क्षितिज बुक जो है वो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारा गद्य खंड, और गद्य खंड पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 3 प्रश्न हमको करने हैं, और वो भी 25 से 30 शब्दों के अंदर करना है। एक प्रश्न का जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी आपकी 2 मार्क्स की। तो जब हमने 3 प्रश्न कर दिए तो वो हमारा 6 मार्क्स का, तो प्रश्न संख्या 11 हमारी 6 मार्क्स की हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। 2 बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब ये पूरी कहानी में हमने देखा कि किस तरीके से वो लोग झूरी के यहाँ से गया के यहाँ जाते हैं, गया से फिर वो लोग कांजी हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कैद कर लिए जाते हैं, खाने पीने को नहीं दिया जाता। लेकिन जब वो लोग संघर्ष करते हैं तो क्या होता है, कांजी हाउस से भागते हैं और फिर कांजी हाउस से भागने की प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ से भी नहीं भाग पाते। तो फिर वो एक जो दड़ियल कसाई था वो उन्हें खरीदता है और फिर वो वहाँ से संघर्ष करते हैं और वापस झूरी के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो झूरी के यहाँ से निकलने से लेकर वापस झूरी के यहाँ तक पहुँचने तक उनका संघर्ष जारी ही रहता है। तो इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। ये पूरी कहानी में ही हमको देखने को मिलता है। बैलों का गया के घर से भागना, सांड से लड़ाई, कांजी हाउस में हफ्तों भूखे रहकर संघर्ष करना, भागने का प्रयास असफल होना, नीलाम होने के बाद मालिक के हाथ से निकलकर भागना सॉरी तथा स्थान स्थान पर मार खाना सिद्ध करता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमें कोई भी, हम ये नहीं कह रहे पशुओं को ही, अगर हमें भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने इतने टाइम जो है राज किया, लेकिन उससे प्राप्ति के लिए कितना लंबा संघर्ष चला। ये तो है नहीं कि हमने 2 दिन संघर्ष किया और हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई।
ऐसा नहीं, कितने लोगों की जानें गई, कितना लंबा संघर्ष चला, तब कहीं जाकर हमारा देश आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे और क्यों कहा गया है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है ना, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम, तो जब सालिम अली जी की मौत हुई तो उनके बाद जब उनका जनाजा निकला तो उसको ही उन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जनाजे को कहा गया है। उनका मृत शरीर मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। वे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे और अब इस दुनिया से विदा ले रहे थे, अतः पक्षियों से संबंधित सपने अब वे नहीं देख सकेंगे। तो अब क्या था, वो अब पूरी तरीके से विदा हो रहे थे, इसीलिए इन शब्दों का यानी कि पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम जो है ये उनके जनाजे के लिए बोला गया है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक राहुल सातकायन लड़कों और के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए थे और कब साथ हुए थे? एक्चुअली क्या हुआ था, उनका घोड़ा भी धीमे चल रहा था और वो थोड़ा रास्ता भी भटक गए थे, इसीलिए वो पीछे हो गए थे। तो देखिए क्या है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि वहां का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था और जो घोड़ा मिला था वह भी सुस्त था। रास्ता भटक गया क्योंकि आगे जाकर दो रास्ते एक साथ निकल रहे थे। वह गलत रास्ते पर मील 1.5 मील तक चला गया। पूछने पर सही रास्ते का ज्ञान हुआ, तब उसने उसी रास्ते पर वापस आकर पुनः सही रास्ता पकड़ा और साथियों के साथ हो गया। तो दो कारण रहे, एक तो घोड़े का सुस्त होना और दूसरा उनका रास्ते का भटक जाना। इस कारण से वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। प्रश्न संख्या 4 है, हरिशंकर परसाई के अनुसार प्रेमचंद का जूता घिसा नहीं था, फटा था। क्यों घिसा नहीं था? क्योंकि भाई अगर जूता लिटरली अगर हम जूता हमारा घिसता है तो क्या होता है, तले से फटता है, तले से घिसेगा, हमारे पैर के तले में जो है वो तकलीफ होने लगेगी। लेकिन उनका जूता फटा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे से ठोकर मार मार के उसे अंगूठे से जो है फाड़ा था। तो यहाँ उन्होंने ये चीज़ बताया था कि उन्होंने यहाँ पर घिसे होने का तात्पर्य होता है संघर्ष करना। तो उन्होंने यहाँ पर उनका जूता घिसा नहीं था क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने क्या, अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को ठोकर मार कर हटाया था, इसलिए उनका जूता फटा था। तो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही वे से जो हरिशंकर परसाई जी ने समझाया है वो हमने आपको बताया। देखिए क्या है, बनिए के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद ने मील 2 मील के चक्कर लगाकर घर पहुंचे का रास्ता बनाया होता तो जूता घिसता, क्योंकि अधिक चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। उनके फटे जूते से संकेत मिलता है कि उनकी यह दशा किसी कठोर चीज पर बार बार ठोकर मारने से हुई है, अर्थात ठोकर कुरीतियों पर वे ठोकर जो मारते थे, तो जो कठोर कुरीतियां होती थी उन पर वो ठोकर मारते थे। तो उनके, इसको ऐसे समझिए कि उनकी जितने भी उपन्यास है या कहानी है आप पढ़ेंगे, हमेशा किसी न किसी कुरीति या किसी अंधविश्वास के ऊपर जो है करारा प्रहार रहता है। तो ये उन्होंने समाज को एक प्रहार करने के लिए इस तरीके से कहानियां लिखी थी और उसी को उन्होंने यहाँ जूते के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम काव्य खंड पे। प्रश्न संख्या 12 में हमसे काव्य खंड पर आधारित 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 प्रश्न हमको करने हैं और जो हमें उसका आंसर लिखना है 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न हमारा 2 मार्क्स का रहेगा, तो 3 प्रश्न हम करेंगे तो हमारा 6 मार्क्स का हो जाएगा प्रश्न संख्या 12। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न आ रहा है, कैदी और कोकिला कविता में वर्णित विषय वस्तु में हमें किस संघर्ष की झलक मिलती है? बताइए कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी का उससे क्या संबंध रहा। तो यहाँ पर हमें क्या है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, क्योंकि उसी के लिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी कैद हुए थे, वो जेल में बंद थे। अब जेल में जब वो बंद थे तो यहाँ पर सीधे सीधे है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए बंद थे, तो यही इस पूरी कविता का विषय वस्तु रहा है। तो देखिए क्या है, कैदी कोकिला कविता की विषय वस्तु हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष की याद दिलाती है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें कई वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े थे। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी के ये जेल में बंद होने का कारण और इस कविता का विषय वस्तु। किस प्रकार का आकर्षण इन बच्चों को शिक्षा की ओर खींच सकता है? आसपास के परिवेश के अनुरूप बताइए। अब क्या है, बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं, काम करते हैं,
ये घर की बहुत सारी मजबूरी हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकता है। अब ऐसा क्या, अब यहाँ तो देखिए नौकरी पे जाना एक आकर्षण है कि वहां से उन्हें पैसा मिलेगा, तो अब शिक्षा का क्या आकर्षण हो सकता है कि वो शिक्षा की तरफ खींच कर आए, ये आपको अपने आसपास के परिवेश से ढूंढ के बताना है। तो देखिए क्या है, काम पर जाने वाले इन बच्चों को स्कूल की शिक्षा अपनी ओर तभी खींच सकती है जब स्कूल में उन्हें अच्छा भोजन मिले, उत्तम पुस्तकों की व्यवस्था हो, ड्रेस बनवा कर दी जाए तथा शिक्षा पूरी तरह मुफ्त हो। क्योंकि देखिए यहाँ वो कमा तो सकते नहीं, लेकिन वो खर्च भी नहीं करना चाहेंगे, फिर उनको बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो बेनिफिट्स के तौर पे आपने उनको क्या दे दिया, भोजन दे दिया। बाकी स्कूल ड्रेस, फीस और किताबें आपने फ्री कर दी, जो भी वहाँ पे लगेगा, और एक बेनिफिट दे दिया कि आपको भोजन मिलेगा। तो अब यहाँ खर्च तो हो नहीं रहा है, उल्टा भोजन मिल रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल रही हैं। तो ये आकर्षण देना ज़रूरी है इन बच्चों को, क्योंकि जो काम पर जाते हैं उनका आकर्षण पैसा है, तो उनको वहाँ से निकाल कर यहाँ डालने के लिए इतना सब करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, कवि किन कष्टों में रात भर कहाँ जागता था और कोयल से वह क्या जानना चाहता था? कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए। तो कवि क्या थे, वो कारागार में थे, वहां उनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, ये उनका कष्ट था और रात भर वो जागते रहते थे कारागार में। अब वो कोकिला से क्या जानना चाहते हैं कि आखिर वो मध्यम रात्रि तक क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि भाई पक्षी जो भी होते हैं वो रात में नहीं जागते हैं, लेकिन कोकिला आधी रात को जाग रही है, ऐसा क्यों है? तो देखिए क्या है, कवि को कारागार में भरपेट भोजन नहीं मिलता था, कोल्हू में बैल की जगह जूतना पड़ता था, गालियां और अपमान मिलता था। इन कष्टों के कारण वह रात रात भर जागता था। कवि कोयल से यह जानना चाहता है कि वह क्या संदेशा लाई है, उसकी कूक में वेदना का भाव क्यों है और वो आधी रात को क्यों चीख रही है, सभी कुछ। प्रश्न संख्या 4 है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो हमारे विचार से बच्चे का बचपना बना रहे तो उसके लिए उसका खेलना, कूदना, पढ़ना, शारीरिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा तो उसको काम पर नहीं जाना चाहिए। तो काम पर जाने का कार्य बड़ों वयस्कों का है, क्योंकि वो अब अर्न कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का समय क्या होता है, उनके विकास का होता है, तो इसलिए उनको काम पर नहीं जाना चाहिए और उनके जाने की सही जगह क्या है, स्कूल। तो देखिए क्या है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को संवार सके। उन्हें खेलने कूदने का उचित अवसर मिलना चाहिए ताकि वे तन मन से स्वस्थ बने रहें। उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधियों और आस पड़ोस से पूरा प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा होने से ही उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सकेगा। तो अपने से बड़ों का जो साथ होता है, सहयोग होता है, प्यार होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 में। यहाँ हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका यानी कृतिका भाग 1 के जो अध्याय हैं उनमें से हमारे सामने 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और वो भी 50 से 60 शब्दों के मध्य। देखिए यहाँ पर वर्ड लिमिट बढ़ गई है, 50 से 60 शब्दों के मध्य हमें इसे करना है। और ये एक प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा हमारा 4 मार्क्स का। जब हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा 8 मार्क्स का। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमारे हिसाब से तो उमा जैसी लड़की की ज्यादा जरूरत है। शंकर जैसा लड़का जिसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, अपनी कोई सोच ही नहीं है, अपना कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कहीं पर भी सही सिद्ध नहीं होता है। तो देखिए क्या, रीढ़ की हड्डी कहानी श्री माथुर द्वारा लिखित समाज की सच्ची तस्वीर का वर्णन करती ये एक सशक्त कहानी है। वास्तव में समाज में आज उमा जैसी स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की परम आवश्यकता है। इस प्रकार की लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले स्वार्थी और दुर्जन लोगों को सही रास्ता दिखा सकती हैं। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए कलंक हैं।
शंकर जैसे व्यक्ति समाज को भ्रष्ट कर दूषित कर देते हैं और इससे समाज के साथ राष्ट्र का भी अपमान होता है। भाई जब देखिए हमारा समाज ही डेवलपमेंट नहीं करेगा, उसके अंदर ही तमाम सारी जो है कुरीतियां व्याप्त रहेंगी, तो क्या वो राष्ट्र में कहीं स्टैंड कर पाएगा? कहीं पर भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शंकर जैसे लड़के हमें अपने समाज के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, पटना में आई बाढ़ से लेखक ने जो कुछ अनुभव किया वह पिछले अनुभवों से किस तरह भिन्न था? अब पटना में जो बाढ़ आई थी उससे पहले भी वो बाढ़ का अनुभव कर सके थे हमारे लेखक, तो उनमें भिन्नता क्या थी? अब देखिए क्या है, लेखक 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ पीड़ितों से विभिन्न रूपों से जुड़ा रहा है। उसने रिलीफ वर्कर की हैसियत से काम भी किया है, परंतु वह बाढ़ का भुक्तभोगी नहीं रहा। मतलब बाढ़ कहीं आई हो तो वो वहां पर हमेशा किसी को सहायता पहुंचाने गए हो, खुद उन्होंने बाढ़ को झेला हो, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था। सन 1967 में पटना में जो बाढ़ आई, लेखक उसका भुक्तभोगी रहा। उसने बाढ़ के पानी का भयावह रूप देखा ही नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को सहा भी। यानी कि वो देख भी रहा था कि बाढ़ भाई इतनी आ रही है, लेकिन वो साथ ही उसकी इस तकलीफ को सह भी रहा था। इस तरह पटना में आई बाढ़ का अनुभव पिछले अनुभवों से बिल्कुल अलग था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, लेखिका मृदुला गर्ग के बालाकोट में स्कूल खोलने के प्रयास का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि आपको उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब शिक्षिका जो हमारी जो लेखिका है मृदुला गर्ग, उन्होंने बालाकोट में क्या है एक विद्यालय खोला था। खोलने का प्रयास जो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, मिशनरी में आपने फादर वगैरह से बात करी, सब वो सारे वो प्रयास लिखने हैं और उसके बाद उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है आपको ये बताना है। तो देखिए क्या है, कर्नाटक जाने पर लेखिका मृदुला गर्ग ने बालाकोट कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, परंतु क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थी। लेखिका ने अपने परिश्रमी और समृद्ध लोगों की मदद से वहां अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। लेखिका के इस कार्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम व दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है। कि अगर हम कोई कार्य चाहते हैं कि हम ये करें, तो हमारी एक तो इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए और मतलब उसे करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम करने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो काम होगा ही नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17 ये जो 4 प्रश्न हैं ये हमारे लेखन कार्य संबंधी प्रश्न हैं। इनमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, आपके सूचना लेखन, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन, ये सारी चीजें आएंगी। तो चलिए इनको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो 14 नंबर प्रश्न आया है उसमें हमें एक अनुच्छेद लिखना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ एक हमें करना है और जो अनुच्छेद हम लिखेंगे वो 120 शब्दों के मध्य होना चाहिए। और ये अनुच्छेद हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, हम तीनों ही करेंगे, आपको कोई एक करना है। और अनुच्छेद लिखते समय जो आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है, ये जितने भी संकेत बिंदु दिए हैं इन्हीं के आधार पर हम कार्य करेंगे। जो पूछा गया है सिर्फ इतना लिखेंगे, इसके अलावा हमें नहीं लिखना है। तो क्या दिया, हमारा शहर। अब देखिए आप किसी शहर में रहते हैं, आप जो दूसरा देख रहा है किसी दूसरे शहर में, हम किसी दूसरे शहर में, तो हमारा शहर हम सभी के दृष्टिकोण से अलग अलग रहेगा। तो अब इसमें हमें लिखना क्या है, ध्यान दीजिए। कौन सा शहर है आपको ये बताना है, इसकी विशेषता क्या है ये बताना है, और हमारा कर्तव्य हमारे शहर के प्रति क्या है हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर 3 अनुच्छेद के ऑप्शन दिए, तो जो भी आप अनुच्छेद करोगे उसे हमेशा मिडिल टॉप हेडिंग में देंगे, जैसे हमने बीच में और एकदम ऊपर हेडिंग में दे देंगे, जो भी हमें ऑप्शन ऑप्ट करना है। फिर देखिए क्या है, मैं हिसार शहर में रहता हूँ, यह हरियाणा राज्य में है। हरियाणवी में हिसार शब्द का अर्थ किला या दुर्ग होता है। कहा जाता है कि किसी समय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज का यही एक किला था। उसकी पराजय और मृत्यु के बाद राज्य के साथ किला भी मुसलमान राजाओं के हाथ में चला गया। 1356 में सम्राट फिरोज शाह तुगलक ने इस किले को दोबारा बनवाकर हिसार नाम रखा। यह शहर चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। शहर में आने जाने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं।
शहर के पूरब में एक नहर है। शहर की आबादी लगभग 60,000 है। यहाँ के अधिकांश निवासी हिंदू हैं। हमारे शहर में 3 हाई स्कूल हैं। तीनों ही स्कूलों की इमारतें बड़ी शानदार हैं। स्टेशन रोड पर मेमोरियल हॉल की शानदार इमारत हर गुजरने वाले का ध्यान आकर्षित करती है। शहर में एक नगर पालिका, दीवानी व फौजदारी अदालतें हैं तथा हिसार डिवीजन का मुख्यालय भी यही है। शहर में नलों द्वारा पानी की व्यवस्था तथा पूरे शहर में बिजली है। शहर के आसपास कई प्राचीन स्मारक हैं, जिसमें 600 वर्ष पुराना गुजरी महल प्रमुख है। यहाँ के गाय, बैल और सांड बड़े मशहूर हैं। यहाँ साल में 2 बार बड़े पशु मेले लगते हैं, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के निकट होने के कारण यहाँ गर्मियों में भीषण गर्मी व सर्दियों में तेज ठंडक पड़ती है। धीरे धीरे यहाँ लघु और कुटीर उद्योगों के स्थापित होने से विकास के मार्ग खुलने लगे हैं। हरियाणा राज्य को हिसार पर गर्व है। हमारा कर्तव्य है कि हम एक आदर्श नागरिक बनकर शहर को साफ सुथरा रखें और इसके विकास में योगदान दें, ताकि हमारा शहर हिसार प्रदूषण मुक्त होकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने और अपनी पहचान बनाए। तो हमारा शहर क्या है सभी कुछ हमने बता दिया, और साथ ही हमारा कर्तव्य क्या है ये भी हमने बताया। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, फ्लैट सिस्टम। तो आजकल आप देख रहे हैं ये सिस्टम बहुत तेजी से पनप रहा है। फ्लैट सिस्टम क्या कहते हैं, मल्टीज बना दी जाती हैं, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, वहां के अंदर फ्लैट्स होते हैं, लोग वहां पर रहते हैं। अब इसे आपको 3 उसमें बताना है, ठीक है। 3 संकेत मुद्दे क्या है, वर्तमान जीवन शैली, ये फ्लैट सिस्टम क्या है, ये वर्तमान जीवन शैली का देन है। सुविधाएं क्या हैं और इसमें हानियां क्या हैं, ये 3 चीजें आपको बतानी। मिडिल टॉप हेडिंग हमने दे दी फ्लैट सिस्टम का। फिर आगे आज यहां भी देखो ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं। प्रत्येक मनुष्य का सपना है कि वह इन इमारतों में सुखपूर्वक रहे। इन इमारतों के कारण धीरे धीरे मनुष्य के रहन सहन व जीवन शैली में बदलाव आया है। इनमें रहना आधुनिकता का सूचक है। फ्लैट सिस्टम के कारण पड़ोस कल्चर खत्म हो गया है। आज मनुष्य एकाकी जीवन जीने लगा है। छोटे छोटे फ्लैटों के कारण संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है। मानव अपने में ही सिमट गया है। लोग दूसरों के घर परिवार में दखलंदाजी नहीं करते, सब अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। ये फ्लैट सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं। ये जितने सुविधाजनक होते हैं उतने प्रतिष्ठा सूचक भी। इन फ्लैटों में रहने वाले अमीर और इज्जतदार माने जाते हैं। इसके साथ ही आज आवासीय जमीनों की कमी के कारण भी फ्लैट सिस्टम को बढ़ावा मिला है। फ्लैट आज के समय की जरूरत है। भाई आज इतनी जमीन नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो भाई थोड़ी सी जगह में आप बिल्डिंग बना दो और उसमें बहुत सारे परिवार रह लेते। और अगर ऐसे भाई इंडिविजुअल घर बना के रहेंगे तो जमीन ज्यादा चाहिए होगी। बहुमंजिला इमारतें सुविधाजनक होने के साथ साथ हानिकारक भी हैं। ये इमारतें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। इनमें होने वाली ऊर्जा की खपत, पृथ्वी का खनन, सब हानियां हैं। सॉरी। इसके साथ ही फ्लैट सिस्टम के कारण बच्चों को बुजुर्गों का प्यार व संस्कार भी नहीं मिल पाते। परस्पर सहयोग व मिलजुल कर रहने की भावना का विकास भी इस फ्लैट सिस्टम के कारण खत्म होता जा रहा है। असामाजिक गतिविधियों को भी फलने फूलने का अवसर इस फ्लैट सिस्टम में आसानी से मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर फ्लैट सिस्टम के कारण क्या हमारी हानियां रही, ये भी हमने बताया। अब तीसरा ऑप्शन में हम आते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी अब आपके लिए आपके बुजुर्ग हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये हमारी धरोहर है। क्यों है? देखिए धरोहर क्या होता है ना, ऐसी चीज जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा संभालना चाहते हैं। ठीक है, तो बुजुर्ग भी हमारे लिए उसी तरीके से हैं। कारण क्यों है, देखिए इसको कारण को अभी हम अंदर इसमें समझाएंगे। हमें इनसे संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, हमारा जन्म इन्हीं के कारण है, हमारा अस्तित्व इन्हीं के कारण है। पहली बात तो ये चीज़ है, हमें बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। अब इनको हम देखिए कुछ पॉइंट्स में हमें अंदर बताना है। बुजुर्गों का परिवार में महत्व, बुजुर्गों के दायित्व, बुजुर्गों की वर्तमान भयावह स्थिति और बुजुर्गों के प्रति सोच में बदलाव। इन 4 पॉइंट्स में हमें जो है ये अंदर बताना है। तो याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को हमें कहीं मेंशन नहीं करना है, इसके आधार पर हमें अंदर पूरा लिखना है। मिडिल टॉप हेडिंग दे दी, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। देखिए क्या है, परिवार में वृद्धों को बुजुर्ग कहा जाता है।
वे परिवार के लिए पेड़ के समान होते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है। बुजुर्गों की आयु और उनके अनुभव परिवार के अन्य सदस्यों से अधिक होते हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि वो हमें हर एक चीज की सीख दे सकते हैं। यह बात 100% सही है कि इनकी आवश्यकता परिवार को कदम कदम पर पड़ती है। बुजुर्गों की उपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों को चिंता या तनाव नहीं रहता। हमारा देश सदियों से संयुक्त परिवारों की परंपरा को महत्व देता आ रहा है। विभिन्न रिवाजों, विभिन्न परंपराओं की जानकारी हमें अपने बुजुर्गों से ही मिलती है। अब देखिए, हमारे घर में अगर कोई फेस्टिवल हो, कुछ हो, तो भाई ये कौन से तरीके से क्या करना है, हमारा क्या परंपरा रही है, ये किससे हमें मिलता है? या तो आपके मम्मी पापा से, और मम्मी पापा को भी किसने सिखाया? आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स को जितना अनुभव है वो आपके मम्मी पापा को भी नहीं है और ना ही आपको है। तो वो हमारे लिए हमको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, हमें चीजों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन आज की आधुनिक समस्या नगरों के बढ़ते आकार तथा सिकुड़ते घरों में बुजुर्गों को उनके हाल पर अकेले रहकर ही जीने के लिए विवश कर दिया गया है। युवा पीढ़ी भौतिक सुखों तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए दौड़ रही है। इसीलिए आज का युवा बुजुर्गों को घर की शान, मान तथा अनमोल धरोहर समझने की बजाय उन्हें भार समझने लगे हैं तथा उनसे कटने लगा है। यह गलत है। मतलब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अलग नहीं होना है, उनके साथ बैठिए, टाइम बिताइए। जो ज्ञान आपको पुस्तकों से नहीं मिल सकता वो उनके साथ बैठने से आपको मिलेगा। बुजुर्गों की आत्मीयता से भरा साथ, गर्माहट भरा एहसास, अनुभवों का संचार, अनुभवी दृष्टिकोण का विस्तार आदि परिवार की जड़ों को मजबूत बनाता है। हमेशा देखिए, ये हमारे जितने भी सभी को बांध के रखता है। और कहते हैं ना, एकता में बल होता है। जब हमारा पूरा परिवार एकजुट रहेगा तो हमेशा ताकतवर बना रहेगा। अब हम आ गए पृष्ठ संख्या 15 पर। यहां पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से हमें कोई एक पत्र करना है। अब यहां पर औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही पत्र हैं, तो दोनों ही हम आपको बताएंगे, आपको कोई एक करना है। जो भी आप पत्र करेंगे वो हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। अब आपके एरिया में क्या है, पेयजल संकट है, यानी कि पीने के पानी की परेशानी आ रही है। तो अब आप क्या कर रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिख रहे हो। अब आप बोलोगे हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र क्यों लिख रहे हैं, नगर निगम को पत्र लिखेंगे अगर पानी की संकट है। तो दिक्कत क्या है कि भाई पानी गंदा आ रहा है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर महापालिका फिरोजाबाद, दिनांक 20/9/2000। एक यह औपचारिक पत्र है तो इसमें विषय भी रहेगा, विभव नगर क्षेत्र में पेयजल की समस्या। ठीक है, अब इसमें क्या है, महोदय, मैं विभव नगर सेक्टर 3 का निवासी हूं। मई जून की भीषण गर्मी में इस क्षेत्र के निवासियों को पेयजल के भयंकर संकट का सामना प्रतिवर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आसपास लगे नलकूप या तो खराब हो चुके हैं या उनकी रीबोरिंग आवश्यक है। ऊपर से जिस समय टंकी में पानी सप्लाई किया जाता है तभी बिजली भी चली जाती है, अतः पानी ओवरहेड टैंकियों तक नहीं चढ़ पाता है। कृपया ट्यूबवेलों को तुरंत सही करवाएं तथा उस समय बिजली कटौती न करने का अनुरोध बिजली विभाग से करें। जब पेयजल की सप्लाई क्षेत्र में की जाती है, भीषण गर्मी में जनता बूंद बूंद जल को तरस रही है। यदि पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई तो जनता का आक्रोश फूटते देर न लगेगी। आशा है आप त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो पानी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो परेशानी खड़ी हो जाती है, वही चीज। सर धन्यवाद, भवदीय प्रेम प्रकाश कपूर, 2/12 विभव नगर फिरोजाबाद। तो ये आपने यहाँ पर अपना एड्रेस भी दे दिया, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र की बात करी है तो हमें क्षेत्र में आप कहाँ पर हो आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में भी हमारे पास एक पत्र ही है, यानी कि अब दोनों पत्रों में से हमें एक करना था। अब यहाँ पर पत्र पढ़ेंगे, क्या है, अपने मित्र को कार दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र लिखिए। अब क्या है, आपके मित्र के पिता की मृत्यु हो गई है कार दुर्घटना में, तो उसको एक संवेदना पत्र लिखना है। अब आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो ये एक अनौपचारिक पत्र है, और अनौपचारिक पत्र में हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, A26/15 शालीमार बाग दिल्ली, ये आपका अपना एड्रेस हो गया। दिनांक लिख दी 15 जून 2000। फिर अब आप अपने मित्र के नाम पत्र लिखना शुरू करेंगे। प्रिय मित्र अनिल,
तो जो भी आपके मित्र का नाम हो आप दे सकते हो। तुम्हारे पूज्य पिताजी की एक कार दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर हृदय में असीम पीड़ा हुई। कुछ क्षणों के लिए इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। पिछले सप्ताह ही तो मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे मुझे भी अपना ही पुत्र मानते थे। उनका वह मुस्कान से भरा मुखमंडल आज भी मेरी आंखों के समक्ष विद्यमान है। मित्र, ईश्वर की लीला भी बहुत विचित्र है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उसकी आज्ञा के सम्मुख हमें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। मृत्यु पर किसी का भी वश नहीं चलता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, पर धैर्य धारण करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। तुम तो स्वयं बुद्धिमान एवं धैर्यशील हो। तुम्हें धैर्य धारण करने के साथ ही घर के अन्य सदस्यों को धैर्य बंधाना चाहिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस आकस्मिक आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा मित्र अरुण। तो किस तरीके से आपने अपनी संवेदना भी व्यक्त करी और उन लोगों को भी सांत्वना दी कि भाई आगे जो समय आ रहा है उसमें खुद को भी संभालो, परिवार को भी संभालो, सभी कुछ। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16। यहां पर हमारे सामने लघु कथा और ईमेल लेखन, इन दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है। ठीक है, तो दोनों ही हम करा रहे हैं। लघु कथा में भी आपके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों में से किसी भी 2 टॉपिक में कोई एक टॉपिक पर आप लघु कथा लिखेंगे। तो आप लघु कथा लिखो चाहे ईमेल लिखो, ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन लघु कथा के लिए आ रहा है वो क्या है? साधु और बिच्छू। ये टॉपिक दे दिया गया है, इस पर आपको लघु कथा लिखनी है। क्या है? एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू जल की धारा में बहता हुआ उधर आ गया और साधु ने उसे पानी से निकालने के लिए अपने हाथ पर लेने की कोशिश की। बिच्छू ने साधु के हाथ पर तेज डंक का प्रहार किया और बिच्छू साधु के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। साधु ने दोबारा उसे हाथ में लेकर बचाने का प्रयास किया, पर बिच्छू ने एक बार फिर से साधु के हाथ पर डंक का प्रहार किया और साधु के हाथ से छिटककर पानी की धारा के साथ बहने लगा। साधु ने उसे बचाने के लिए फिर हाथ बढ़ाया और बिच्छू ने फिर से उसे डंक मारा। यह क्रम कई बार चला, मतलब साधु उसकी मदद करते और बिच्छू उनको डंक मार देता। अब लेकिन साधु भी प्रयास नहीं छोड़ रहे थे। वो चाहते थे कि भाई वो जो प्राणी है वो बच जाए, क्योंकि पानी में रहेगा तो वो मर जाएगा। उनका एक शिष्य जो ये जब देख रहा था बोला, महाराज, जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो फिर आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? उसे बहने दे। साधु बोला, बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना होता है और जिस प्रकार वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता उसी प्रकार मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। कहने का भाव है कि बार बार डंक खाने के बाद भी साधु ने बिच्छू की जान बचाई। विपरीत परिस्थितियों में हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो नेचर है ये नहीं कि परिस्थिति के अनुसार बदलता रहना चाहिए। हम जैसे हैं हमेशा हर जगह हमें अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए। हमारी जो आदतें हैं, जो चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि वो आदतें ऐसी हैं जो प्रेजेंटेबल नहीं हैं तो उनमें सुधार करिए। ऐसा नहीं है कि आप मौके के अनुसार अपनी आदतों और अपने स्वभाव को आप बदलते रहें। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक है होशियार लड़कियां। अब ध्यान दीजिए, क्या है? होशियार लड़कियां। तो अब इस पे तो आप बहुत सारी कहानियां बनाकर लिख सकते हो, है ना? तो देखिए क्या है। सुंदरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे सादे और बहुत परिश्रमी थे। पुरुष दिन भर खेतों में काम करते और स्त्रियां घर पार संभालती थी। उस गांव की सभी लड़कियां स्कूल जाती थी। वे सभी पढ़ने में बहुत होशियार थी और समझदार भी थी। स्कूल जाने से पहले वह स्कूल से आने के बाद वे अपनी मां के घर का सारा काम भी करती थी। पिछले वर्ष की बात है, गांव पर संकट आया। गांव में एक तालाब था जिससे गांव वालों को पानी मिलता था। सूखे के कारण तालाब का सारा पानी सूख गया, जिसके कारण गांव में पानी का अभाव हो गया। लड़कियों तथा गांव की महिलाओं को अब दूसरे गांव में पैदल जाकर पानी भरकर लाना पड़ता था। इस कारण उन्हें पढ़ने के लिए भी कम समय मिलता था। अब भाई जब अभी क्या था, यहाँ पर तालाब था तो हम जाते थे तुरंत भर के लाके और घर में रख देते थे। लेकिन अब मान लीजिए अगर बहुत दूर होगा तो क्या होगा, हमें उतनी दूर जाना पड़ेगा। जो पढ़ने का समय था वो तो हमारा नहीं बचा ना, तो इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन गांव की सभी लड़कियों ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। उन्होंने पहले माता पिता और फिर सारे गांव को एकत्र कर समझाया कि यदि हम सब मिलकर गांव में कुआं खुदवाएं तो हमारी इस समस्या का हल हो सकता है।
सब लोगों को उनकी यह बात सही लगने लगी। सबने मिलकर गांव में कुआं खुदवाने का कार्य आरंभ कर दिया। 40 फुट गहरी खुदाई होते ही उनमें से झरने के रूप में मीठा पानी रिसने लगा। कुएं को पक्का किया गया। सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांव की सभी लड़कियों की बहुत तारीफ की। इस प्रकार पानी की समस्या का हल निकला। समस्या आने पर उसे सुलझाने के लिए उपाय खोजने चाहिए। सभी की लाइफ में परेशानी, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी या प्रॉब्लम आए तो उससे डर कर नहीं भागना है या हार कर नहीं बैठना है। उस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। उसको खोजिए, उसका निवारण करिए और आपकी समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी। चलिए, अब हम आ जाते हैं ईमेल लेखन पर। अब लघु कथा करनी थी या ईमेल लेखन करना था। तो ईमेल लेखन में हम हमारे सामने क्या दिया है, आपने बैंक मैनेजर को अवकाश के लिए लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। अब क्या है, आप एक बैंक में काम करते हैं और आप अब छुट्टी लेना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उसके लिए आप छुट्टी लेना चाहते हो। तो अब आप कहाँ पत्र लिखोगे, अपने बैंक, आप एज अ क्लर्क हैं और अपने बैंक मैनेजर को जो है वो लेटर लिखेंगे। तो देखिए क्या नाम है। अब जब भी ये आपका बेसिक है, ये इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईमेल लिखोगे तो जो ईमेल आपको बनाना है, ठीक है, ईमेल जो भी आपको बनाना है उसमें हमेशा अपने इनिशियल्स दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास कमेंट आया था कि मैम हमारे स्कूल में जो है वो बोला गया है कि डेट और टाइम लिखना ज़रूरी है। अच्छा, डेट और टाइम हम क्यों नहीं मेंशन करते ईमेल में, क्योंकि ईमेल सिस्टम जनरेटेड जो है वो लेटर होता है। तो जब हम ईमेल अपने एड्रेस से किसी को भी भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है डेट फ्लैश होती है। तो इसीलिए अगर आप अंदर डेट नहीं डालते हो तो भी ठीक है, क्योंकि जब हम हैंड रिटन लेटर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें डेट मेंशन करना ज़रूरी होता है कि किस डेट को आप इसमें सिग्नेचर कर रहे हो। और मेल में क्या होता है, मेल सिस्टम जनरेटर है, वो विद टाइम एंड डेट जो है वो आपके क्या कहते हैं, जिसको आप भेज रहे हो वहां तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इसमें डेट और टाइम नहीं डाला जाता है। अगर आप डालना चाहते हो तो सबसे नीचे जाकर इसे मेंशन कर सकते हो अपने नाम के नीचे। आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि नहीं आप करो ही करो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं करना है। आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें इसलिए नहीं कराती क्योंकि ये जब हम मेल भेजते हैं तो ये सिस्टम जनरेटर है, अपने आप पहुंचता है और उसमें डेट टाइम सब कुछ मेंशन रहता है। चलिए, तो अब यहां पर क्या है, जब हम मेल लिखेंगे तो मेलिंग एड्रेस हम अपना बनाएंगे अपने नाम से, जो भी आपका नाम है उसके हिसाब से बनाएंगे। अब आप जिसको भी लिख रहे हो, तो जैसे यहां पर हमने किसको लिखा है, बैंक को लिख रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, BOI, क्योंकि यहां पर बैंक ऑफ इंडिया का है और ये फरिया का है, तो हमने फरिया, बैंक ऑफ फरिया लिख दिया @gmail.com। फिर उसके नीचे हमारा विषय आ जाता है अवकाश के संबंध में। अब हम किसको लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं। मैनेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबंधक। तो क्या हुआ, प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ इंडिया फरिया। इतना लिखने के बाद अब हम सीधे जो है उसका जो अंदर भी विषय वस्तु है उसको लिखना शुरू कर देंगे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम सोमेश परिहार है, मैं बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। आज सुबह मैं बैंक आने की तैयारी कर रहा था कि तभी अचानक पेट में दर्द उठने लगा। घर के लोग तत्काल डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाएं दी हैं और 2 दिन आराम करने को कहा है। अतः आपसे आग्रह है, मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो ये हमने बता दिया कि हमको क्या तकलीफ हुई है, किस कारण से हुई है और कितने दिन की छुट्टी चाहिए, सब कुछ मेंशन कर दिया। फिर नीचे धन्यवाद बैंक क्लर्क सोमेश परिहार, बैंक ऑफ इंडिया फरिया। लेकिन जब आप एज अ एम्प्लॉय लेटर लिखते हो तो आपको अपना पद नाम भी लिखना ज़रूरी होता है। ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि भाई एक ऑफिस में बहुत एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बैंक छोटा होता है या कोई भी ऑफिस छोटा होता है तो भाई सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत बड़ा ऑफिस है तो सब हर कोई एक दूसरे को पदभार के नाम से जानेगा। तो आप बैंक में क्लर्क हो और अपना नाम, ये चीज़ देना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया है, संवाद दिया है और एक सूचना दी है। इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ करनी है, जो भी आप करोगे वो हमारा
4 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास संवाद आ रहा है, देखिए क्या है। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को देखकर विद्यार्थी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही किन्हीं 2 विद्यार्थियों के मध्य शिक्षक दिवस विषय पर हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लगभग 80 शब्दों में लिखना है। अब क्या है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है ना, तो आपको टीचर्स डे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगा और आपने अपने फ्रेंड के साथ, स्कूल के ही फ्रेंड के साथ में जो बात करी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपस में 2 विद्यार्थी यानी कि 2 स्टूडेंट जो बात करते हैं उसे आपको बताना है और उसका अंदर का बात करने का टॉपिक क्या रहेगा, जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन रहा है उससे आप बहुत खुश हैं। देखिए क्या है, अब यहाँ पर आप 2 लोगों के बीच संवाद है तो कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दिया कमल, अरे मित्र नमन, कहाँ थे कल तुम, जानते हो ना शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कल विद्यालय में कितने सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। तो नमन, हाँ मित्र कमल, जानता हूं, किंतु देरी से आने के कारण मैं पीछे बैठा था और तुम आगे। कमल, अच्छा, मुझे लगा कि तुम नहीं आए। मित्र, मुझे तो उन कार्यक्रमों में सबसे अधिक अच्छा कक्षा 8 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया देशभक्ति के गीत पर नृत्य लगा। नमन, हाँ मित्र, वह भी अच्छा था, किंतु मुझे तो कक्षा 10 के विद्यार्थी मोहन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर दी गई जानकारी और लघु भाषण बहुत अच्छा लगा। कमल, सही कहा मित्र, कल वास्तव में उन्होंने हमें शिक्षक दिवस मनाने का सही कारण बताया और हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करने का संदेश भी दिया। तो आप सभी को पता है शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, आपको पता होती है। नमन, हाँ मित्र, मैं प्रण लेता हूं मैं सदैव अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करूंगा और उनका सम्मान करूंगा। कमल, मैं भी। तो इस तरीके से आपने जो भी प्रोग्राम आपको अच्छे लगे वो आपने लिखा और साथ ही उस दिवस का क्या महत्व है ये भी आपने वहां पर समझा दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, वो है हमें लिखना है सूचना। क्या है सूचना? आप अपने विद्यालय के छात्र संघ के सचिव हैं तथा विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाना चाहते हैं। इसमें संबंधित सूचना अच्छे शब्दों में लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपका नाम जो भी हो, आप अपने नाम पर अपना नाम ही लिखेंगे, लेकिन आपका पद क्या है? आप हैं छात्र संघ के सचिव, ये आपका पद है और आप कराना क्या चाहते हैं? चित्रकला प्रतियोगिता कराना चाहते हैं अपने विद्यालय में, इसलिए आप एक सूचना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे हम। जब हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे तो सबसे पहले जिस भी संस्था से आप इस सूचना को इशू करा रहे हैं, तो जैसे आपका विद्यालय से है तो आप अपने विद्यालय को सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो हमने क्या दिया? सर्वोदय कन्या विद्यालय, अमरोहा नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। आवश्यक सूचना, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, तिथि है 5/10/2000। फिर है विदित हो कि दिनांक 10/10/2000 बुधवार को सुबह 11 बजे विद्यालय के सभागृह में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चित्रकला का मुख्य विषय पर्यावरण है। इसमें 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा के छात्र भी भाग ले सकेंगे। अतः अपना नामांकन निम्नलिखित अधिकारी के पास उक्त तिथि के 2 दिन पूर्व तक अवश्य करा दें। निवेदक सचिव, छात्र संघ, सर्वोदय कन्या विद्यालय, अमरोहा। तो अब यहाँ पर 2 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे अहम जो है वो है सचिव के नीचे आप नाम देंगे। अब विद्यालय हमने लिखा है कन्या विद्यालय, तो ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर कन्याएं ही पढ़ती हैं। उसमें आप अगर एक लड़के हैं या बॉय हैं तो आप अपना नाम नहीं लिखोगे, या तो आप वहां पर कन्या हटा दोगे। ध्यान रखना, स्कूल का नाम देते समय ये सारी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सूचना के साथ ही हमारा ये प्रश्न पत्र यहाँ खत्म हुआ। आई होप आपने अभी तक जो 5 प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं उसमें आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो गई होगी। हमारा भी कोशिश यही रहती है कि आपके टेस्ट और एग्ज़ाम का रिवीजन होता रहे। हमने बहुत हद तक आपका रिवीजन कराया, आपको एग्ज़ाम पैटर्न से भी हैबिचुअल करा दिया, काफ़ी सारी चीज़ें कराई हैं, आगे भी कराते रहेंगे और फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।